हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोज मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम लोग 2018 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है ये जो क्वेश्चन है, ये डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब है कि जैसा आपको इंस्ट्रक्शन पैकेट में दिया गया है उसके हिसाब से आप काम करें। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये प्योरली ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये सारे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो जो चैप्टर मैंने आपको बता रखा था फर्स्ट वीडियो में कि किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, देखिए फिर उसी चैप्टर की सारी जगह बात हो रही है। पहला ही क्वेश्चन हमारा किससे आया हुआ है? चेंज ऑफ स्पीच। क्या है? चेंज स्पीच मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, स्पीच को चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है? द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है तो मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, इसलिए ताकि आप आराम से लिख सकते हैं। क्या? द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। अब ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। सेंटेंस के देखने के स्ट्रक्चर से ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, तो अगर इसको हम क्वेश्चन मानकर बनाए, क्वेश्चन मानकर बनाए तो फिर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अगर हम लिखें क्वेश्चन मानकर बनाए तो ये होगा द टीचर आस्क्ड मी। आस्क मी, मुझसे पूछा, क्या तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो फिर कनेक्टर में इफ या वेदर आता है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कनेक्शन में? इफ या वेदर। ठीक है। इफ और सेकेंड पर्सन को क्या करते हैं हम? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी के हिसाब से बोलेंगे क्या होगा? आई। फिर टेंस चेंज करते हैं तो ये क्या है? सेड, और ये क्या है? पास आर है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाना चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। तो इफ आई was, फिर क्या होगा? नॉट ashamed ऑफ टेलिंग अ लाई। सिंपली कोई भी इसको ऐसे ही बना के आ सकता है, और पहली नजर में ये लगता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। बना भी दिया, क्वेश्चन के हिसाब से आपने बना दिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस को जरा अगर गौर से पढ़ें तो क्या ये क्वेश्चन है पूरी तरह से कि माई टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई? तो कभी कभी जैसे हम किसी को कहते हैं अंधे हो क्या, बहरे हो क्या, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती क्या? तो जब इस तरह की बात हम करते हैं इसका मतलब झूठ बोलने के लिए सामने वाले को हम डांट रहे हैं कि झूठ बोलते शर्म नहीं आती क्या? तो ऐसे अगर हमने कहा इसका मतलब सामने वाले को हम कह रहे हैं कि तुम्हें झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए। तो इस सेंस के हिसाब से अगर बनाए तो इंट्रोगेटिव से बनाने से ज्यादा बेहतर किसी और तरीके से बनाना। इसलिए मैं दोनों बातें पे, जिसको इंट्रोगेटिव से बनाना हो इंट्रोगेटिव से ऐसे बना दिया। दूसरा इसका बना सकते एग्जाम में दोनों काम करना चाहिए, ताकि कोई अगर एग्जाम का मूड कुछ और है, कुछ बात है, तो वो दोनों क्लियर कर ले, क्योंकि इसमें दोनों बात है। ये क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर क्या है? डांटना है। तो इसलिए बेहतर इसका क्या बनना चाहिए था? द टीचर, और किसी को डांटने फटकारने के लिए क्या होना चाहिए? सेट की जगह पे डाटा। क्वेश्चन से ज्यादा डांटना है तो क्या जाएगा? रेप्रीमेंडेड, या रेप्रीमेंडेड के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? रिब्यूक। अगर आपको लगता है कोई चीज ठीक नहीं कर रहा है, आप किसी से को फॉर्मली बताना चाहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तो इसमें फॉर्मली बताना, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए हम रेप्रीमेंड और रेब्यूक, रेब्यूक्ड मी, और इसका प्रीपोजिशन क्या होता है? रिप्रीमेंड और रिब्यूक दोनों का होता है फॉर। तो द टीचर रेप्रीमेंडेड या रिब्यूक्ड मी फॉर, अब ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मी आ गया। क्यों डाटा? नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। तो झूठ बोलने के कारण शर्मिंदा ना होने के लिए, या झूठ बोलकर भी शर्मिंदा ना होने के कारण टीचर ने मुझे डांटा। ये ज्यादा बेहतर मीनिंग है कि झूठ बोलने पर भी शर्मिंदा ना होने के कारण टीचर ने मुझे डांटा, या शर्मिंदा ना होने के लिए टीचर ने मुझे डांटा। तो बेहतर क्या होना चाहिए? द टीचर रेप्रीमेंडेड और रिब्यूक्ड मी फॉर नॉट बीइंग
ashamed of telling a lie। ये टेक्निकली बेहतर सेंटेंस है और एसएससी में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछकर फंसा देता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का सेंस नहीं समझते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या स्पीच में सेंस को बदलना इंपॉर्टेंट होता है कि सेंस के हिसाब से चेंज होना चाहिए, और सेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच के रूल जो है वो उसमें लिखा रहता है कि चेंज सेंटेंस के टाइप के हिसाब से होता है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल होते हैं उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको मीनिंग के आधार पे 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। मीनिंग के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे नहीं कि ऑप्टेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। जैसे कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो ये तो इंट्रोगेटिव है। विल यू क्लोज द डोर, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन ये ऑर्डर है। तो जब इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन के रूल से नहीं चेंज करते, बल्कि जो ऑर्डर का रूल है उससे, जो रिक्वेस्ट का रूल है उससे चेंज करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से इसका ये बेहतर है, क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर ये बनाना। दोनों इसलिए मैंने बना दिया कि आपको फिर जो अच्छा लगे बेहतर लगे। मेरे हिसाब से दिस वन इज बेटर वन। अब यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ द वीक, कि तुम्हें इस वीक के अंत तक ये काम कर देना चाहिए। और इसमें क्या करना है, चेंज वॉइस। क्या बदलना है आपको, वॉइस चेंज करना है। इसका मतलब अभी जो ये है वो किस वॉइस में है, तो ये सिंपल का क्या है, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमको अगर पैसिव वॉइस में ले जाना तो ऑब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द वर्क। क्या हो जाएगा, द वर्क। और पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो मस्ट ही रहेगा। मस्ट बी। कंप्लीट का अग्नि क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बाय यू बाय द एंड ऑफ द वीक। ये बाय यू जो है इसको आप चाहे तो लास्ट में भी ले आ सकते हैं कि द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द वीक बाय यू, दोनों ऑप्शंस होते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। आपने क्वेश्चन टैग में पढ़ा है कि नेगेटिव को अफर्मेटिव में बनाते हैं, नॉट लगा तो नॉट हटा देते हैं, और नॉट नहीं लगा होता तो नॉट लगाते हैं क्वेश्चन टैग में। लेकिन फ्यू क्या है, फ्यू ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है क्वेश्चन टैग। तो फ्यू नेगेटिव है, इसलिए सेंटेंस क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। और नेगेटिव माना जाएगा इसका मतलब क्या है, जब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो इसमें नॉट लगाने की हमें जरूरत नहीं। लोग यही गलती करते, लोग क्या समझते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका जब बना लेते हैं क्वेश्चन टैग तो इसमें नॉट लगा देते हैं। फ्यू, लिटिल, हार्डली, ये सब ऑलरेडी नेगेटिव है, ये जिस सेंटेंस में है वो नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए इसके जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं है। तो फ्यू स्टूडेंट्स न्यू, न्यू क्या हो गया, जानना, कि बहुत कम लोग जानते थे आंसर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हमें क्या चाहिए, डिड। और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसके लिए प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, दे होगा। तो डिड दे, डिड दे। न्यू पास्ट इंडेफिनिट में था इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड, और स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, दे। नेगेटिव में नहीं बनेगा ये, ठीक है। आसान सा, कोई डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगता है, डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट है द मिनिस्टर वाज एनॉयड दैट ही हैड नॉट कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स। एनॉयड का मतलब क्या हो, किसी से गुस्सा, परेशान, दुखी। दैट ही हैड नॉट कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स, कि किसी मिनिस्टर क्यों गुस्सा था, क्यों चिढ़ा हुआ था, क्यों इरिटेटेड था, क्योंकि उसने उसके ऑर्डर को कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या हुआ, अंजाम तक पहुंचाना, पूरा करना। तो उसने उसके ऑर्डर को, मिनिस्टर के ऑर्डर को पूरा नहीं किया, इसलिए वो दुखी था। अब इसमें देखिए दो क्लॉज हो गया और दैट से जुड़ा हुआ था, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी था। तो 19 को हमने पहले डिस्कस कर लिया, 18 को हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब इस तरह क्वेश्चन 18, 19 दोनों में आ गया। तो हमने क्या कहा था, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो इसका मतलब किसी भी तरह से मैं इसको क्या करना है, गायब करना है। ये जो सब्जेक्ट है और मीनिंग सेम रहना चाहिए तभी बनेगा। तो हम इसको गायब करते हैं, हटाते हैं, कैसे हटेगा। तो हमने लिखा द मिनिस्टर वॉज एनॉयड। अब एनॉयड का प्रीपोजिशन ही अगर आपको याद हो तो काम चल जाएगा।
तो एनॉयड अगर किसी व्यक्ति से होते हैं तो विथ, और किसी चीज से होते हैं तो एट। तो किससे एनॉयड था? इससे। तो एनॉयड विथ हिम। अब जब ये सब्जेक्ट ही गायब हो गया तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, वर्ब गायब। तो अब उससे एनॉयड था। क्यों एनॉयड था भाई? तो फॉर, अब क्या होगा? फॉर क्यों एनॉयड था? विथ हिम फॉर नॉट, इस नॉट को नहीं हटाएंगे, हैड फिर हटेगा, फॉर नॉट, और प्रीपोजिशन लग गया तो क्या होगा? वर्ब में आईएनजी लगेगा। कैरिंग आउट हिज ऑर्डर्स। बस बेसिक कंसेप्ट अगर समझना था कि हमें इस सब्जेक्ट वर्ब को गायब करना था, अब मीनिंग वही रखने देना है, तभी चेंज होगा। मतलब मीनिंग और सेंटेंस का चेंज हो गया तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो द मिनिस्टर वाज एनॉयड, और इस सब्जेक्ट को गायब करने के लिए मैं क्या किया? विथ हिम प्रीपोजिशन लगा दिया। सब्जेक्ट को गायब करने के लिए प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं समझ में लेना है। बस इसमें बात ये होगी कि मुझसे, उससे दुखी था, तो एनॉयड का प्रीपोजिशन लगाने से हो जाएगा ना। अलग से सेंटेंस बनाने क्या जाता है? एनॉयड विथ हिम, पर्सन से दुखी था तो विथ प्रीपोजिशन हमने लगा दिया, अलग से सेंटेंस बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसने क्या किया कि जिससे दुखी था उसके लिए क्लॉज सेंटेंस बना दिया, और हमने क्या किया? जिससे दुखी था उसको सीधा प्रीपोजिशन से जोड़ दिया। तो द मिनिस्टर वाज एनॉयड विथ हिम फॉर नॉट कैरिंग आउट हिज ऑर्डर्स। एक ही सब्जेक्ट है कि फाइनाइट वर्ब हो गया, कहानी खत्म हो गई, सिंपल सेंटेंस बन गया कि उसका ऑर्डर उसने नहीं माना, कैरी आउट नहीं किया, इसलिए एनॉयड था। नेक्स्ट है कि शकुंतलम, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। कि शकुंतलम को संस्कृत में बेस्ट ड्रामा माना जाता है। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, तो उसको बेस्ट ड्रामा माना जाता है। ये कह रहा है क्या करने के लिए? चेंज डिग्री। तो अभी जो ये है ये आपको बेस्ट लिखा है, बेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या? सुपरलेटिव डिग्री में। अब इस सुपरलेटिव को क्या करना है? चेंज डिग्री। अब चेंज डिग्री कह रहा है तो इसको अगर हम डिग्री में चेंज करें तो दो बातें हो सकती है, कॉम्परेटिव हो सकता है, कॉम्परेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें क्लियर करके कुछ अगर नहीं लिखा है तो हम कॉम्परेटिव में चेंज करके छोड़ देंगे, पॉजिटिव में बना सकते हैं, कॉम्परेटिव में बना सकते हैं। तो अगर हम कॉम्परेटिव में बनाए तो ये क्या बनेगा कॉम्परेटिव में? कि शाकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी बेटर, हो गया बेटर ड्रामा, बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। हो गया कॉम्परेटिव डिग्री में कि शाकुंतलम को संस्कृत में किसी भी ड्रामा से बेहतर माना जाता है। चेंज द डिग्री, डिग्री हो गया चेंज। इसको हम अगर पॉजिटिव डिग्री में ले जाए तो नो अदर ड्रामा इज एड गुज एड शाकुंतलम इन संस्कृत। कि शाकुंतलम में या संस्कृत में कोई भी ड्रामा शाकुंतलम के जैसे नहीं है। संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम के जैसा कोई भी ड्रामा नहीं। तो ऐसे बना दिया, नो अदर ड्रामा इज एज गुड एज इन संस्कृत एज अभिज्ञान शाकुंतलम या शाकुंतलम। तो किसी भी डिग्री में बदल के छोड़ देंगे। ये डिग्री चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। अब ये कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या कह रहा है? नो सुनर से जोड़ने के लिए आपको कह रहा है, कनेक्ट करने के लिए यूज नो सुनर की। एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। जैसे ही वो आया उसने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया, यानी उसने क्या किया? विरोध जता दिया। उसने कोई कहेगा उसने आते ही विरोध जता दिया, वो जैसे ही आया उसने विरोध जताया। तो जैसे ही आया उसने विरोध करना शुरू किया, ऑब्जेक्शन करना शुरू किया। तो नो सुनर से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, नो सुनर को हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन का केस होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में पहले करना पड़ता है। तो नो सुनर एज सुन एज की जगह पर हमने क्या लिखा? नो सुनर। अब ये क्या? केम। केम क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब? डिड, ही। और जैसे डिड आ गया तो वर्ब का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो नो सूनर डिड ही कम, और नो सूनर के साथ दूसरा क्या होता है कनेक्टर? देन। तो नो सूनर डिड ही केम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। ठीक है। नो सूनर देन, जैसे ही वो आया
उसने क्या किया, ऑब्जेक्शन करना शुरू किया। नेक्स्ट किया, द राइटर इज एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट, एविडेंटली, EVIDENTLY, एविडेंटली, बिल्कुल साफ साफ। एनामोर्ड, ये जो वर्ड है एनामोर्ड, ENAMOURED, एनामोर्ड का मतलब होता है किसी चीज से प्यार होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव होना, जनरली ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो एनामोर्ड में क्या कह रहा है कि करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने के लिए, करेक्ट, इसको शॉर्ट में लिख दिया था करेक्ट प्रीपोजिशन। तो करेक्ट प्रीपोजिशन में क्या है कि एनामोर्ड का प्रीपोजिशन क्या है, मैंने कहा था ना आपको कि जब मैंने डाला कि 15 डेज में कैसे तैयारी करें असिस्टेंट कमांडेंट की, तो मैंने कहा था कि वर्ड के जो प्रीपोजिशन चैप्टर होगा बुक में, उसमें वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन का लिस्ट होता है। आप देखिएगा लिस्ट में आपको एनामोर्ड मिल जाएगा। तो बहुत हल्के हल्के वर्ड जान कुछ कर नहीं चुनता है, अगर हल्के हल्के क्वेश्चन बनाना उसके बाद आपको असिस्टेंट कमांडेंट बना दे तो मजा नहीं आएगा। तो एनामोर्ड का मतलब हो गया किसी चीज का प्रेमी होना, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। इसके दो प्रीपोजिशन है, दोनों प्रीपोजिशन आपको एग्जाम में लिख कर आ जाना चाहिए। ऑफ भी होता है, विथ भी होता है। ऑफ भी प्रीपोजिशन है, विथ भी। तो आप ऑफ और विथ दोनों लिख कर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली लोग इस तरह की चीजों में ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ, लेकिन विथ भी इसमें गलत नहीं है। कई सारे वर्ड्स रहते हैं इसके दो प्रीपोजिशन चलते हैं, तो ऑफ और विथ दोनों में से कुछ भी लिख दिए। जनरली इसमें ऑफ ज्यादा बेहतर, कि लगता है कि राइटर को इस सब्जेक्ट से क्या था, प्रेम था, लगाव था। द पेपर मतलब क्या, कागज वॉज, यहाँ क्वेश्चन पेपर की बात हो, द पेपर वॉज वेरी इजी, पेपर क्या था, बहुत है, क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। ही कुड स्कोर हाई मार्क्स, और वो क्या किया, बहुत हाई मार्क्स ले आया। अब इसको क्या कंबाइन यूजिंग एनफ, कि एनफ का इस्तेमाल करके इसको एक सेंटेंस बना देना है। अब ये दो सेंटेंस है, द पेपर वॉज वेरी इजी, ही कुड स्कोर हाई मार्क्स। अब इसको जोड़ना है एनफ, इसका मतलब क्या कि इतना आसान था कि उसको पर्याप्त मार्क्स आ गए, यही ना, कि इतना आसान था, यही तो एक सेंटेंस ही बनेगा, पेपर इतना आसान था कि उसको आसान मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ गए। तो हम लिख सकते थे द पेपर वॉज इनफ, क्या लिख रखा है, इजी लिख रखा है। तो इजी क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, ये इसमें चाल थी। नाउन हो तो नाउन के पहले आता है इनफ इजी। इनफ इजी लिखा तो हमने, ये गलती होगी। अगर हम कहते इनफ मिल्क, इनफ वाटर, इनफ बुक तो चल जाएगा, लेकिन अगर इजी है, एडजेक्टिव है, तब इजी, इनफ क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद आता है। तो क्या होना चाहिए था, प्रॉपर, द पेपर वॉज इजी इनफ, इनफ इजी नहीं, इजी इनफ किसके लिए, फॉर हिम टू स्कोर हाई मार्क्स। क्लियर है, द पेपर वॉज इजी इनफ, इनफ इजी नहीं, इजी इनफ, ये तो चलता है, बस एक इजी इनफ को आगे पीछे करने के मार्क्स कट जाएगा। और ये चीज एडवर्ब में, मैंने कहा था ना एडवर्ब को भी तैयार कीजिएगा, तो यूज ऑफ एडवर्ब आप जब देखेंगे तो उसमें इनफ का यूज आएगा। और ये यूज किया हुआ है कि नाउन के साथ इनफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं और एडजेक्टिव के साथ इनफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जितने टॉपिक्स मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, वो सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर जाइएगा, बहुत अच्छे से। और उसमें एक टॉपिक और जोड़ना हो तो और जोड़ लीजिएगा, क्या, कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन से भी क्वेश्चन पूछता ही रहता है। इसे इसमें भी देख लिया आपने कंजंक्शन, बस एक और, फिर निश्चिंत हो जाएंगे। जो मैंने 9 to 10 या 11 टॉपिक्स बताए थे उसमें एक टॉपिक और जोड़ लेना है। 20+ टॉपिक है ग्रामर में, लेकिन उस जो मैंने 15 डेज में CPF की तैयारी कैसे करें ग्रामर में जो पॉइंट बता रखा है, उस टॉपिक को जाके देख के उस टॉपिक को सबसे पहले करें, तो फिर आपका छूटेगा ही नहीं, लगभग सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सेल्डम सी एज अदर सी अस, जैसा दूसरा हमें देखते हैं एज अदर सी अस, वी सेल्डम सी, हम शायद ही देखते, सेल्डम का मतलब शायद ही। अब कह रहा फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इन सबको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी के लिए क्या होगा, आवर सेल्फ्स। तो वी का रिफ्लेक्शन जिसमें क्या, खुद अफेक्टेड है, तो हम क्या करें, वी सी सेल्डम सी आवर सेल्फ्स, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो एक ही है। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर सेल्फ, यानी हम लोग अपने आप को वैसा शायद ही देख सकते हैं जैसा कि दूसरा हमें देखते। कोई भी अपने आप को अच्छा ही समझता है, दूसरा हमें कुछ और समझता है।
अब इफ आई द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन, कि अगर मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता या कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो मैं किसी भी तरह के अनुशासनहीनता को अलाउ नहीं करता, होने नहीं देता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने कहा था कंडीशनल सेंटेंस भी तैयार करना है आपको, तो कंडीशनल सेंटेंस आ गया। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपने क्या पढ़ा होगा या क्या पढ़ेंगे अगर कंडीशनल सेंटेंस जाकर आप पढ़ेंगे, तो कंडीशनल सेंटेंस में आप पढ़ेंगे कि जो कंडीशन इम्पॉसिबल है, जो इमेजिनरी है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो हो नहीं सकता, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और प्लूरल वर्ब से बनाते हैं। तो क्या करा, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी। बी का फॉर्म क्या होता है, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये जो है बी के फॉर्म है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आई के साथ वॉज लिखना नहीं है, क्योंकि क्या है, ऐसा कंडीशन जो रियल नहीं है। अब जो रियल नहीं कंडीशन उसके लिए पास्ट होना चाहिए, तो एम इज भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब को भी उसमें क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट को भी प्लूरल वर्ब चाहिए। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वर। कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट तो होना ही चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ वर्ब को प्लूरल होना भी जरूरी है, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी कंडीशन है जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो पूरी नहीं हो सकती, तो उससे हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं और वर्ब को जनरली हम प्लूरल रखते हैं। तो आई के साथ प्लूरल वर्ब क्या आ जाएगा, वर। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो योर ऑन लिखते तो ज्यादा बेहतर हो, सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन या योर वर्ड्स अपने शब्दों में लिखें तो use the following words and phrases in sentences of your own, कि अपने में, अपने सेंटेंस में लिखें, ताकि so as to bring out their meaning clearly, ताकि उसके मीनिंग क्या हो, बिल्कुल साफ हो। तो आप अगर अपने शब्दों में सेंटेंस बनाते हैं या अपने सेंटेंस में आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं, तो वर्ड्स को ऐसे यूज करना है कि वर्ड्स का मीनिंग क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि अगर वर्ड्स का मीनिंग ही आपको नहीं पता तो सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे आप। तो ऑन द वेन का मतलब था घटना, घटते जाना, घटते जाना। तो अगर हम सेंटेंस में इस तरह से लिखें कि सेंटेंस में इसके मीनिंग को लोग अंदाज लगा पाए, तभी हमारा सेंटेंस बेहतर होगा। जैसे लिखे, हमने सेंटेंस बनाया, द पॉलिटिकल party could not win the election because its chief minister's reputation was on the wane। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसका मीनिंग निकालते हैं, द पॉलिटिकल पार्टी कुड नॉट विन द इलेक्शन, कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। तो जैसे हम लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, तो लोग समझ जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव बात होगी। अब लिखा कि बिकॉज इट्स चीफ मिनिस्टर्स रेपुटेशन, क्योंकि इसके चीफ मिनिस्टर का जो रेपुटेशन था ऑन द वेन। अब अगर इसका मीनिंग हम ये निकाला कि बहुत अच्छा था, बहुत बढ़ रहा था, इसलिए चुनाव नहीं जीत पाया, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सेंटेंस से ही पता चल जा रहा है कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है, तो जो चीफ मिनिस्टर का रेपुटेशन होगा ऑन द वेन, खतरे में होगा, कम होगा, खराब होगा। तो ऑन द वेन का मतलब क्या, खराब होते जाना, बुरा होते जाना, बद से बदतर होते जाना, ठीक है, घटते जाना, कम होता जाना। क्लियर है, सेंटेंस से लोग अंदाजा लगा सकता है सेंटेंस का क्या, इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब था पेटू, भूखर, जैसे कुंभकर्ण था। तो हम क्या लिखें, लिख सकते हैं, हमने लिखा माय फ्रेंड इज अ गवर्नमेंट बिकॉज ही
is ever ready to eat maximum, कि मेरा फ्रेंड क्या है, भूखर है, पेट क्योंकि हमेशा तैयार रहता है अधिक से अधिक खाने को। तो जो अधिक से अधिक खाने को हमेशा तैयार रहेगा, अधिक से कम नहीं, खाने को तैयार नहीं कहते, मैक्सिमम। तो अधिक से अधिक खाने को तैयार है, इसका मतलब गवर्नमेंट है। ये तो सिर्फ कहते हैं खाने को तैयार है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, चलो हमेशा खाने को तैयार, लेकिन मैक्सिमम कि ज्यादा से ज्यादा खाना चाहता है, अधिक से अधिक खाना चाहता है। तो जो अधिक से अधिक खाना चाहता है वो क्या हो, गवर्नमेंट। या दूसरा सेंटेंस बनाया, जैसे हमने बनाया कुंभकर्ण वाज अ गवर्नमेंट बिकॉज ही कुड ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स एट अ टाइम, कि कई चीजें, ढेर सारी चीजें वो खा सकता था एक ही बार में, इसलिए कुंभकर्ण क्या था, गवर्नमेंट था। तो सेंटेंस लिख के भी हम क्या कर सकते हैं, सेंस सही क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। डेबुचांट, डेबुचांट, इसमें जो नॉर्मली ईबी लिखाया जाता है, फ्रेंच इसमें EBTNT लगाया जाता है, DEBUTNTE कई जगह मिलेगा, वो भी ठीक है। और बिना ई के भी लिखते हैं डेब्यूटां। तो डेब्यूटां का मतलब, डेब्यू आपने सुना होगा, तो डेब्यू का मतलब क्या होता है, फर्स्ट में, फर्स्ट किसी का जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हो। तो डेब्यूटेंट में क्या हो गया, अब सेंटेंस हम ऐसे बनाए तो जिसमें इसका डेब्यूटेंट का मीनिंग क्लियर हो जाए। तो जैसे हमने लिखा ही वॉज, ही की जगह कोई व्यक्ति का नाम लिख दे तो ज्यादा बेहतर है। लिखा राम वॉज एबल टू स्कोर his first century in his first match as a debutant। अब इससे क्लियर हो रहा है कि क्या हुआ, राम वॉज एबल टू स्कोर हिज फर्स्ट सेंचुरी, की पहला ही सेंचुरी इन हिज फर्स्ट मैच, पहला ही मैच था। तो पहले मैच में क्या होगा, एज अ डेब्यूटेंट, कि पहले मैच में जो खेल रहा होगा कैसे खेल रहा होगा, तो एज अ डेब्यूटेंट ही तो खेल रहा होगा। तो अगर पहला मैच कोई खेल रहा है तो वो क्या है, डेब्यूटेंट। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इन हिज फर्स्ट मैच एज अ डेब्यूटेंट। अब क्या लिख रहे हैं, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अमीर लोगों का शासन, अमीर लोगों का शासन, जो काफी अमीर है, जिसके पास काफी पैसा, सिर्फ उन्हीं का शासन अगर चले तो इसको कहेंगे प्लूटोक्रेसी। तो अगर हमने सेंटेंस ऐसे लिखा, इफ अ country is ruled by only rich या only the richest people of the country, it becomes a plutocracy। मीनिंग से क्लियर है कि कोई कंट्री अगर उसके रिचेस्ट, जो सबसे अमीर आदमी है उस देश का, उसी से उसका शासन चल रहा है, तो वो कंट्री क्या हुआ, प्लूटोक्रेसी हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि इफ अ कंट्री इज रूल्ड, कि अगर एक शासन क्या, रूल्ड बाय ओनली द रिचेस्ट पीपल, कि सिर्फ जो अमीर, वो अमीर जो सबसे ज्यादा अमीर है वहां, रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, कि उस कंट्री के रिचेस्ट पीपल ही, सबसे जो अमीर पैसे वाले लोग हैं, वही अगर उस देश का शासन चला रहे हैं केवल, तो फिर वो देश क्या हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया। तो सेंटेंस से क्लियर हो गया कि जो अगर कोई रिचेस्ट पीपल रूल कर रहा है तो रिचेस्ट पीपल के रूल को हम क्या कहेंगे, प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट क्या, इसोटेरिक। इसोटेरिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आम आदमी के लिए ना हो, जिसको स्पेशल स्किल के लोग ही समझ सकते हैं, या जिसको समझने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, या स्पेशल पीपल, खास लोग, खास वर्ग के लोग ही समझ सकते हैं, उसको कहते हैं इसोटेरिक। तो अगर हमने लिखा देयर आर सम वर्क्स इन लिटरेचर which cannot be understood by common people, so they are
एसोटेरिक। कि लिटरेचर में कई ऐसे वर्क्स है, वर्क्स का मतलब क्या होता है, लिटरेरी क्रिएशंस, कि देर आर सम वर्क्स इन लिटरेचर, कि लिटरेचर में कुछ ऐसे वर्क्स है, क्रिएशंस हैं, या वर्क्स का मतलब क्रिएशंस है, क्रिएशन के सेंस में, लिटरेरी क्रिएशन के सेंस में वर्क प्लूरल हो सकता है, इन लिटरेचर विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, जो आम इंसान के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। तो जिसको आम इंसान नहीं समझ सकता है, जिसको समझने के लिए आम इंसान नहीं, आम स्किल नहीं चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल इंटरेस्ट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एसोटेरिक। इसलिए ऐसे जो कॉमन इंसान के द्वारा समझा नहीं जा सकता, इसलिए वो क्या है, सो दे आर, यानी इसका एसोटेरिक का मतलब सेंटेंस लोग समझ जाएगा, जिसको कॉमन आदमी नहीं समझ सकता है, जिसको आम आदमी समझ नहीं सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, एसोटेरिक कहेंगे। तो मीनिंग सेंटेंस से क्लियर हो जा रहा है। तो सेंटेंस ऐसे बनाना है कि मीनिंग से वर्ड को देखकर, सेंटेंस को देखकर लोग वर्ड के मीनिंग को गेस कर ले, अंदाज लगा ले कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो, मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब इसके हम कॉमन एरर के क्वेश्चंस देखते हैं कि कॉमन एरर के क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। अब देखते हैं एरर के क्वेश्चंस, एरर के क्वेश्चंस कहां से आए हुए हैं। तो एरर में लिखा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, कि सेंटेंस को करेक्ट तो करना है लेकिन कोई अननेसेसरी चेंज नहीं करना है, मतलब कोई ऐसा चेंज नहीं करना है जिससे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग बदल जाए, मीनिंग चेंज हुए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने चेंज करने के चक्कर में, गलती को उसको करेक्ट करने के चक्कर में अगर आपने सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया तो फिर ऐसे करेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस के हम एरर को डिटेक्ट करते हैं, जब हम सेंटेंस में एरर को बताते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, तो हमारा सबसे पहला ध्यान होना चाहिए जो सेंटेंस का मीनिंग है, सेंस है, वो चेंज ना हो। जो सेंटेंस का मीनिंग है, सेंस है, वो चेंज ना हो। तो आई बिड हिम टू होल्ड हिज टंग, बिड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना, आदेश देना। तो मैंने उसे कहा कि अपना जुबान बंद रखो, होल्ड हिज टंग, जुबान पे ताला लगा के रखो। अब ये जो क्वेश्चन है वो इन्फिनेटिव का है। तो इन्फिनेटिव में आपने नाम सुना होगा ओमिशन ऑफ टू, ओमिशन ऑफ टू। तो इन्फिनेटिव में जब हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, उसके कुछ कंडीशंस हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे सी है, हेल्प है, बिड है, लेट है। तो बिड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो वर्ब आता है उसके साथ टू नहीं आता। तो ये बिड भी एक वर्ब है, होल्ड भी वर्ब है। तो बिड एक ऐसा वर्ब है, इन्फिनेटिव में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर के बुक में, कि जिसके बाद जो वर्ब आ जाए तो उसको टू नहीं चाहिए, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं या इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं। तो बिड के बाद ऐसा वर्ब चाहिए जिसमें इन्फिनेटिव ना आए, टू ना आए, तो उसी को बेयर, मतलब बिड के पास बेयर इन्फिनेटिव चाहिए या ऐसा इन्फिनेटिव चाहिए इसके साथ टू ना हो। तो क्या करना चाहिए, टू को हटा दीजिए। आई बिड हिम होल्ड हिज टंग, कि मैंने उसको क्या कहा कि अपनी जुबान को, सुनने में अटपटा लगेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ सुनने में अटपटा लगे वो गलत हो और जो सुनने में चटपटा लगे वो सही हो, ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी अटपटी चीज़ भी सही होती है और कभी कभी चटपटी चीज़ भी गलत होती है। वैसे भी चटपटा खराब ही होता है। तो बीड को क्या चाहिए, इन्फिनेटिव चाहिए, टू नहीं चाहिए, तो इसलिए हट गया। कुछ वर्ड्स हैं उसको याद रखना पड़े, जैसे मैंने अभी कुछ कहा उसको ध्यान रखिएगा। मेक है, लेट है, बिड है, नोटिस है, वॉच है, हियर है, सी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये 7-8 वर्ड्स यही बार बार पूछते, कोई ना कोई पूछ लेता है। सी वॉजंट हर यूजुअल इबुलियंस एट द पार्टी। इबुलियंस का मतलब क्या होता है, पूरे जोश में, उत्साह में, खूब खुश। यूजुअल का मतलब क्या, अक्सर, प्राय, जैसा उसका होता था। तो वो जिस तरह का उसका मूड था वैसे पार्टी में नहीं थी। तो इसमें दो गलती दिख रही है। सबसे पहले तो सी वॉजंट हर यूजुअल इबुलियंस, इसमें एक प्रीपोजिशन होना चाहिए था इन, कि सी वॉज नॉट इन हर यूजुअल, कि वो जो उसका यूजुअल मूड जो होता था, जो अक्सर प्राय होता था, खुशनुमा मिजाज, वो उसमें नहीं थी। और ये इबुलियंट जो है इसमें भी गलती है। क्या गलती हो गई कि इबुलियंट का मतलब मैंने क्या होता है, खुश मिजाज, एकदम जीवंत। तो ये इबुलियंट एडजेक्टिव है और यहाँ भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब हर का इस्तेमाल हमने कर लिया है तो हर के बाद, माय के बाद, योर के बाद कोई नाउन होना चाहिए था। अब जब मैंने आपको कहा था, जिन्होंने नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा हो ठीक से, तो मैंने जो नाउन का वीडियो बना रखा, पूरे नाउन की क्लास रख रखा, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि जहाँ हाई होना चाहिए वहाँ हाइट लिख देता है, जहाँ हाइट होना चाहिए वहाँ हाई होना चाहिए, हाई हो जाता है। तो ये हर जब लिख रहा है उसके बाद नाउन चाहिए, और ये खुद एडजेक्टिव इबुलियंट, क्योंकि इबुलियंट का किसी का नाम नहीं है ना। इबुलियंट का मतलब वो जो जोश में है, जो जीवंत है, खुश है। तो खुश किसी का नाम नहीं हुआ, खुशी किसी का नाम हो सकता है। तो इसको क्या होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए। तो क्या होता, इबुलियंस।
तो वैसे भी प्रीपोजिशन आया हुआ है और यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन तो उसने छोड़ दिया था, यूज ही नहीं किया था, तो बिना प्रीपोजिशन का उसका मीनिंग नहीं आएगा। तो हम कहना चाहते हैं वो पार्टी में अपने पाया जो अक्सर जैसा जीवंत मूड में रहता है वैसा नहीं था, जीवंत नहीं था, जीवंत खुश मिजाज में नहीं था। तो इसलिए पहले तो इन चाहिए था, उसके बाद हर आ गया, तो हर के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इबुलियंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन बना दिया इबुलियंस। मैंने बताया था इंटेलिजेंट का नाउन इंटेलिजेंस बनता है। सफिशिएंट है तो उसका सफिशिएंसी बन जाता है, बनता है ऐसा। तो दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सिट। अब देखिए सिट क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो अगर इसको हम ब्रेक करके देखें तो दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर, वी सिट चेयर, तो वी सिट चेयर तो नहीं होगा, क्या था, वी सिट ऑन चेयर, तो हम कुर्सी पर बैठते हैं। तो कुर्सी पर बैठते हैं तो बिना ऑन के बाद हम लिखे आई एम सिटिंग चेयर, बनेगा क्या, यू आर सिटिंग चेयर, बनेगा क्या, ही इज लिविंग, ही इज स्लीपिंग बेड, नहीं बनेगा। तो इन सब जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उसको उसका प्रीपोजिशन भी चाहिए। तो यहाँ जो सिट है इसके साथ क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन, तो क्या आना चाहिए, सिट ऑन, कि दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सिट ऑन, कि हमें बैठने के लिए उसने कोई कुर्सी नहीं दी। तो सीट के साथ ऑन लिखना जरूरी, क्योंकि कुर्सी पर बैठते हैं। नॉर्मल सेंटेंस तो आई एम सिटिंग चेयर, क्या था, आई एम सिटिंग ऑन चेयर, यहाँ पे ऑन क्या था, मिसिंग था, हमें ध्यान ही नहीं देते ऐसा। तो ये चीजें आप जब इन्फिनेटिव पढ़ते हैं उसमें भी ये क्लियर होता है, इन्फिनेटिव पढ़ेंगे उसमें भी ये बातें क्लियर होती है। अब क्या लिखा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स। अंडर नो सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी परिस्थिति में, कि पैसेंजर्स को ये अलाउ नहीं है कि वो खुद से दरवाजा खोल ले। इसको हम लोग जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ते हैं तो एडवर्ब चैप्टर में आता है पार्शियल इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। तो उसमें कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स से अगर हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे करना पड़ता है। ये क्या है, पार्शियल इन्वर्जन है। तो ऐसा ही वर्ड है अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस को अगर हम सेंटेंस में पहले रख दें, लास्ट में लिखे तो कोई बात है, अगर सेंटेंस को शुरू करें अंडर नो सर्कमस्टांसेस से, नो सुनर से, हार्डली से, हियर से, देयर से, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले करते हैं। तो पैसेंजर्स आर परमिटेड, ये जो आर परमिटेड है ये इस जगह के बदले कहाँ होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर, और यहां से हट गया, आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्व्स। या तो ऐसे करेक्ट कर सकते थे, या करेक्ट करने का दूसरा तरीका है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस को लास्ट में लिख लीजिए कि पैसेंजर्स आर नॉट परमिटेड टू, या पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्व्स अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, बाद में भी ले आ सकते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज पॉसिबल इन नो वे, हम सिंपली कह सकते दिस इज इम्पॉसिबल, और हम कह सकते दिस इज पॉसिबल इन नो वे, कि किसी भी तरह संभव नहीं, ये भी बोलने का स्टाइल है। तो लेकिन रूल ये कहता है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस को अगर हमने सेंटेंस में पहले रखा है, सेंटेंस को अंडर नो सर्कमस्टांसेस से शुरू किया है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स। क्लियर है, ये एडवर्ब में मिलेगा। तो अब देख रहे हैं जितने चैप्टर में बता रहा हूं सभी उन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है। आई एम सीइंग हर इंटर द रूम। अब इसमें दो बात है, तो एक तो पहली बात है कि सी क्या है, नेचुरल एक्शन है, सेंस ऑर्गन्स का वर्ब है। तो सेंस ऑर्गन के वर्ब्स को ये इंग्लिश में कहा जाता है कि आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं या फिर कैन से बनाते हैं। तो इसको या तो हमें लिखना चाहिए था आई कैन सी हर इंटर द रूम, कि मैं उसे रूम में घुसते हुए देख सकता हूं, यानी वो जो रूम में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं देख सकता हूं। तो हिंदी में जरूर कहते हैं मैं देख रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में जो सेंस ऑर्गन के वर्ब्स है उसको या तो हम कैन से बनाते हैं या फिर नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो या तो लिख सकते हैं आई कैन सी, या सिंपली अगर हम ये भी लिख दें कि आई सी, उससे भी काम चल जाएगा। तो कैन सी ज्यादा बेहतर होता है, आई कैन सी हर इंटर द रूम, या आई सी हर इंटर द रूम, कि मुझे कमरे में प्रवेश करता हुआ वो दिख रहा है, या उसने कमरे में प्रवेश किया सो मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से हमने आज फिर जो असिस्टेंट कमांडेंट के सारे क्वेश्चंस थे ग्रामर के उसे डिस्कस किया। और क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मैं इसलिए बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ताकि आप उस टॉपिक को जाके पढ़ें। और मैं जो 15 डेज में कैसे तैयारी करें उस पर जो वीडियो मैंने छोटा सा बना के डाल रखा है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो उसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ग्रामर में आपको बेहतर मार्क्स आएगा ही आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको काम का लग रहा है
पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चूँकि एग्जाम आने वाला है तो मैक्सिमम बच्चों तक वो पहुँचाए ताकि उनको भी समझ में आए, एग्जाम से पहले देखकर उनको कुछ फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।